Hello students, let's continue with our chapter Government Budget and the Economy. So up till now we have seen the structure of budget. So let's go in more detail. So let's take the revenue receipts. So revenue receipts में थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत है. So revenue receipts होती क्या हैं वो हमने देखा है. So those receipts of the government which neither create the liability nor led to reduction in the assets of it. गवर्नमेंट की ऐसी रिसीट्स जिससे ना तो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही उसके असेट्स कम होते हैं, उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं. इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़े थे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो रेवेन्यू रिसीट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू. नाम से स्पष्ट है, टैक्स रेवेन्यू मीन्स के ऐसा रेवेन्यू जो हमें टैक्सेस से, जो गवर्नमेंट को टैक्सेस से मिलता है. एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू मीन्स दैट रेवेन्यू विच द गवर्नमेंट रिसीव्स फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द टैक्सेस. यानी टैक्सेस के अलावा दूसरे सोर्सेज से जो रेवेन्यू मिलता है उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं. Now let's see what are these. So tax receipts. A tax, first the tax होता क्या है? A tax is a compulsory payment to the government without expectation of any direct benefit from the government. Okay, so tax जो है ये कंपल्सरी पेमेंट है जो व्यक्ति या फर्म्स गवर्नमेंट को करते हैं, लेकिन इसके बदले वो गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं एक्सपेक्ट करते हैं. यानी अगर मैंने 10,000 रुपये टैक्स पे किया है तो मैं ये कभी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि 10,000 का बेनिफिट गवर्नमेंट मेरे को दे उसके बदले जो मैंने उसे टैक्स पे किया है. सो टैक्सेस are of two type: the direct taxes like income tax, property tax. Indirect taxes, you know, GST. So let's see what is the difference between the direct and indirect taxes. So दो कॉलम बना लेते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. सो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? सो दोज टैक्सेस विच आर डायरेक्टली इम्पोज्ड ईदर ऑन द इनकम और द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल. ऐसे टैक्सेस जो डायरेक्टली इम्पोज किए जाते हैं या तो प्रत्यक्ष रूप से उनकी इनकम पर या उनकी संपत्ति पर. इट्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स फॉल्स ऑन सेम पर्सन. इस इम्पैक्ट यानी कराधान और इंसिडेंस मीन्स कराभार. इम्पैक्ट का कराधान या इम्पैक्ट का मतलब है कि जिस व्यक्ति पर ये लगाए जाते हैं, और कराभार यानी अल्टीमेटली इस टैक्स को कौन वहन करता है, हु बियर द टैक्स, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंस. सो यहाँ पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर पड़ता है डायरेक्ट टैक्सेस का. इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको इनके बारे में. These taxes are imposed on goods and services and affect the income and property of the people when they purchase them. जो indirect taxes होते हैं ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं और इनसे व्यक्ति की आय या संपत्ति उस समय प्रभावित होती है जब व्यक्ति इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं बाजार से. ठीक है, हमें पता नहीं होता कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स वस्तु की कीमत में ही शामिल होता है. तो नेचुरली हम वो टैक्स कब पे करेंगे? ऑफ कोर्स टैक्सेस आर पेड फ्रॉम आवर इनकम और द प्रॉपर्टी. तो हम जो वस्तुओं पर लगा हुआ टैक्स कब पे करते हैं? जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं. नाउ इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन. यानी ये एक व्यक्ति पर लगाए जाते हैं और अल्टीमेटली इसका बर्डन दूसरा व्यक्ति उठाता है. यानी कराधान और कराभार ये अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है. क्यों ऐसा है? क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये दूसरों पर शिफ्ट किए जाते हैं. लाइक जीएसटी लगाया जाता है दुकानदारों पर, लेकिन पे कौन कर रहा है? कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं. लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स अगर किसी व्यक्ति पर लगाया जाएगा तो उसे ही पे करना पड़ेगा. यानी यहाँ पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर पड़ता है. सो आगे उसी को मैंने लिखा हुआ है. सो दीज टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर पर्सन, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस दे कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर पर्सन. ये दूसरे व्यक्तियों पर टाले जा सकते हैं या शिफ्ट किए जा सकते हैं. इनको हम टाल सकते हैं दूसरे व्यक्तियों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस को दूसरे व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता. फोर्थ इज देयर एग्जाम्पल. द इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वेयर एज द जीएसटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बहुत ही कम वस्तुओं पर लगती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर,
या शराब पर इनके ऊपर सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गुड्स पर आजकल जीएसटी इम्पोज किया जाता है। नाउ टैक्सेस के अलावा भी गवर्नमेंट को दूसरे सोर्सेज से इनकम मिलती है। इन सोर्सेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है कमर्शियल रेवेन्यू और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। कमर्शियल या रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी वस्तुएं या सेवाएं बेचती है, उससे जो रेवेन्यू मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू मीन्स ये गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्शन है। सो लेट्स टेक वन बाय वन। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू रिसीट्स अदर देन टैक्सेस, यानी नॉन टैक्स रिसीट्स ये टैक्सेस के अलावा जो दूसरे सोर्सेज से मिलते हैं वो रिसीट्स हैं। तो ये रिसीट्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है कमर्शियल रेवेन्यू, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। सो कमर्शियल रेवेन्यू मीन्स द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्राइसेस पेड फॉर द गवर्नमेंट सप्लाइड सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट जो सर्विसेज सप्लाई करती है, हमें जो सेवाएं प्रदान करती है, उसके बदले जो हम प्राइस पे करते हैं वो कमर्शियल रेवेन्यू हो गया। लाइक पेमेंट ऑफ पोस्टेज, जो पोस्ट ऑफिस में हम डाक टिकट खरीदते हैं या पार्सल करवाते हैं या स्पीड पोस्ट करवाते हैं, तो उसकी जो पेमेंट है। सिमिलरली टूल्स, इंटरेस्ट ऑन फंड्स लेंट, यानी गवर्नमेंट ने जो लोन दिया हुआ है दूसरे देशों को, उस पर जो ब्याज मिलता है। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिसिटी या रेलवे सर्विसेज की पेमेंट करते हैं। सो these are the commercial revenue and it is a non tax receipts of the government. Then administrative revenue, so administrative revenue मतलब कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक गवर्नमेंट जो है पुलिस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। सिमिलरली हमारे जो है कोर्ट की सर्विसेज, लीगल सर्विसेज प्रदान करती है। ठीक है, तो द रेवेन्यू दैट अराइजेज ऑन द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें क्या आएगा? जैसे फीस, फाइन्स, पेनल्टीज एटसेट्रा। ओके, सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, अब हम इन दोनों को इकट्ठा ही कर लेते हैं। तो क्या क्या सोर्सेज हैं? नंबर वन इज द फीस। फीस किसके लिए लगती है? सो दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच रिसीव इन ल्यू ऑफ प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू द पब्लिक। ऐसी जो रिसीट्स जो गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले ली जाती हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, पिछली स्लाइड में मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव में फ़ीस लिखा हुआ है, काइंडली इग्नोर इट। वो फीस एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं आएगा, कमर्शियल में आएगा। जैसे गवर्नमेंट जो है एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो इनके बदले हमें फ़ीस पे करनी पड़ती है। दूसरा सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स का, फाइन्स एंड पेनल्टीज़। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज़, जब भी कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, सो उससे जो पेमेंट गवर्नमेंट को मिलती है उसे हम कहते हैं फाइन या पेनल्टी। ठीक है, आपने देखा होगा सड़कों पर चालान काटे जाते हैं। किसके चालान कटते हैं? जो सड़क के जो रोड सेफ्टी एक्ट है हमारा, उन कानून का उल्लंघन करता है, या मोटर व्हीकल एक्ट है उस कानून का उल्लंघन करता है, उससे जो सरकार है, ट्रैफिक पुलिस है, वो फाइन्स वसूलती है, पेनल्टीज वसूलती है। देन थर्ड सोर्स आर द परमिट्स। परमिट्स यानी परमिशन देना, लाइसेंस भी मतलब परमिशन देना। तो ये कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए जो गवर्नमेंट परमिशन देती है, उसके बदले जो उसे मनी या रिसीट्स मिलती हैं, उसे हम लाइसेंस या परमिट्स कहते हैं। जैसे अगर मेरे को कार चलाने की परमिशन लेनी है गवर्नमेंट से, तो मेरे को लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई हैव टू पे द लाइसेंस फीस। ओके, सिमिलरली अगर व्हीकल एक स्टेट से दूसरे देश में जाते हैं, तो उनको उसका परमिट लेना पड़ता है उस स्टेट में जाने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द परमिट फीस। तो यानी कोई परमिशन, पर्टिकुलर परमिशन गवर्नमेंट देती है कोई काम करने के लिए, कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसके बदले जो पेमेंट उसे मिलती है उसे हम लाइसेंस या परमिट्स कहते हैं। देन इज द एस्चीट। एस्चीट क्या होता है? यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, एस्टेट, नो विल, यानी यहाँ पर वसीयत नहीं होती, ये अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी होती है। अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी कैसे होती है? यानी जो प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। किसी की क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों की होती है। अगर उसका कोई बच्चा नहीं है, तो वो अपनी विल लिख के जाता है, वसीयत लिख के जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद किसको दी जाए। लेकिन अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करके गया है और उसका कोई लीगल वारिस नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है। सरकार ऐसी प्रॉपर्टी को बेचकर जो इनकम
प्राप्त करती है उसे एस्चीट कहते हैं। सो दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इट रिसीव्स आफ्टर सेलिंग द प्रॉपर्टी विच डू नॉट हैव एनी लीगल हायर। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई कानूनन वारिस नहीं होता, ऐसी प्रॉपर्टी को बेचकर जो गवर्नमेंट को इनकम मिलती है उसे हम एस्चीट कहते हैं। नेक्स्ट इज द spatial assessment. You can see what is the spatial assessment. Spatial, I don't know. The person is don't know about the spatial assessment, but spatial means it's good or right. Okay. So spatial का मतलब है कि ये अच्छी चीज है और ये एक अधिकार है। किसका अधिकार है? ये सरकार की ऐसी रिसीट्स हैं। सो दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच इट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओनर्स, जो ऐसे जो संपत्ति के मालिक हैं उनसे ये पेमेंट गवर्नमेंट रिसीव करती है जिनकी संपत्ति की वैल्यू इंक्रीज हो गई होती है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सरकार के विकास कार्यों के कारण यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति से गवर्नमेंट जो है कुछ पेमेंट लेती है, उसे हम कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। जैसे मान लो किसी की व्यक्ति की ज़मीन है, उस ज़मीन के पास से यदि गवर्नमेंट रोड निकाल देती है, एक हाईवे निकाल देती है, तो नेचुरली उस ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट उन ज़मीन के मालिकों से, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, तो नेचुरली उनसे एक स्पेशल असेसमेंट के तौर पर एक पेमेंट रिसीव करती है। सो दिस ऑल दीज आर अबाउट द रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स को हमने दो भागों में बांटा, एक है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसीट्स ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट द लायबिलिटी और लीड टू रिडक्शन इन द असेट, जिससे लायबिलिटी क्रिएट होती है या असेट्स कम होते हैं, उस रिसीट्स को हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। जैसे बोरविंग्स है, रिकवरी ऑफ लोन है, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ PSUs है, इससे असेट्स कम होते हैं। ऊपर वाले बोरविंग से जो है वो लायबिलिटी क्रिएट होती है, रिकवरी ऑफ लोन से असेट कम होते हैं, रीसेल ऑफ शेयर ऑफ PSU डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, इससे भी असेट्स कम होते हैं। प्रोवाइड फंड टू फंड एंड अदर डिपॉजिट्स, यानी किसी को यदि फंड प्रोवाइड किया जाता है तो ओके। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट्स। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है, इन दोनों में हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द डेफिनेशन, आप इसको पढ़ लीजिए, अभी हमने डिस्कस की है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट जो सेकंड डिफरेंस है, इट इज़ नॉन रैकरिंग इन नेचर, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये सरकार को दोबारा नहीं करना पड़ता। जैसे रेलवे लाइन बिछाना, अगर रेलवे लाइन एक बार बिछ गई तो उसको दोबारा नहीं बिछाया जाएगा, अगले साल फिर दोबारा नहीं किया जाएगा एक्सपेंडिचर। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इट इज़ रैकरिंग इन नेचर। सेकंड पॉइंट देखो आप, तो यानी ये एक्सपेंडिचर सरकार को बार बार हर साल करने पड़ते हैं। ठीक है, लाइक एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेल्स और पे बैक ऑफ डेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेड ऑन ओल्ड एज पेंशन हर साल करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पेमेंट हर साल करने पड़ेंगे, सब्सिडीज़ जो सरकार देती है वो हर साल देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। मीनिंग आपने पढ़ ही लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फर्स्ट पॉइंट को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच ईदर इंक्रीजेज इट्स असेट्स और रिड्यूसेज इट्स लायबिलिटी, यानी सरकार का ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे या तो उसके असेट्स बढ़ते हैं या उसकी लायबिलिटी कम होती है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जिनसे ये दोनों चीज़ें नहीं होती जिस एक्सपेंडिचर से, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जिससे सरकार के ना तो असेट्स बढ़ते हैं ना ही उसकी लायबिलिटी कम होती है। ओके, so these are the difference between the capital and revenue expenditure. नेक्स्ट जो बजट एक्सपेंडिचर होता है उसको दो भागों में बांटा, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट्स हमने देख लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको प्लान और नॉन प्लान में बांटा जाता है, लेकिन अब ये क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दी गई है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। आपको पता ही होगा कि 5 ईयर प्लान पहले बना करते थे, अब 5 ईयर प्लान बनने बंद हो गए हैं, इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ये भी बंद कर दी गई है। तो अगर अब 5 ईयर प्लान के तहत कोई एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती थी उसे प्लान एक्सपेंडिचर किया था, और 5 ईयर प्लान्स के बाहर कोई एक्सपेंडिचर होता था तो उसे हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन द प्रोग्राम्स अंडर द करंट 5 ईयर प्लान। ओके, next is the non-plan expenditure, all expenditure of the government not included in the
करंट 5 ईयर प्लान। यानी यदि सरकार को ऐसा एक्सपेंडिचर करना पड़े जो 5 ईयर प्लान्स के तहत नहीं है तो उसे हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते थे, बट नाउ दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हैज स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज अब 5 ईयर प्लान नहीं बन रहे हैं। ओके, प्लानिंग कमीशन ही खत्म कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, सो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नाम से ही स्पष्ट है, विकास व्यय, यानी सरकार के ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे विकास होता हो। विकास के लिए सबसे पहले जरूरी है वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि, के उत्पादन में वृद्धि, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, या लोगों की जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें इंप्रूवमेंट होती है, यानी ये सोशल डेवलपमेंट। यानी इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं, यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और सोशल डेवलपमेंट हो इकोनॉमी की, तो उसे हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, रेलवेज, तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है और सोशल डेवलपमेंट भी होती है। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कोई योगदान नहीं मिलता, उसे हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर टाइप होता है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, पुलिस के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है, यानी जुडिशरी के ऊपर या जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, ये नॉन डेवलपमेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली सब्सिडीज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, इट इज आल्सो अ नॉन डेवलपमेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ इज द टाइप्स ऑफ बजट, बजट के प्रकार। तो बजट के प्रकार, बजट 3 प्रकार के हो सकते हैं। बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड यानी जिसमें सरकार का बजट एक्सपेंडिचर उसकी बजट रिसीट्स के बराबर हो। सरप्लस बजट यानी इसमें सरकार का बजट एक्सपेंडिचर उसकी बजट रिसीट से कम होता है। डेफिसिट एक्सपेंडिचर यानी घाटे का बजट, घाटे का बजट यानी इसमें सरकार के खर्चे ज़्यादा होते हैं और रिसीट्स कम होती है, यानी बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसीट, सो उस बजट को हम कहेंगे डेफिसिट बजट। तो बैलेंस बजट कभी नहीं होता, हो सकता है लेकिन होता नहीं है जनरली। सिमिलरली सरप्लस बजट भी किसी भी सरकार का नहीं होता, यानी सरकार पैसे बचा के कुछ नहीं करती, सरकार को वो पैसे देश के विकास में लगाने होते हैं। अगर सरकार सरप्लस बजट पेश कर रही है यानी सरकार और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकती थी, वो पैसे अपने बचा रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर साल जो सरकार का बजट होता है वो डेफिसिट टाइप का ही होता है, यानी सरकार के खर्चे ज़्यादा होते हैं, उसकी रिसीट्स कम होती हैं। तो डेफिसिट बजट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स सी बजट डेफिसिट कितने प्रकार का होता है। सो बजट डेफिसिट, सबसे पहले बजटरी डेफिसिट, यानी यदि हम बजट, इनकी डेफिनेशन बाद में देखेंगे। सो सेकंड वन इज़ द रेवेन्यू डेफिसिट, थर्ड वन इज़ द फिस्कल डेफिसिट, फोर्थ वन इज़ द प्राइमरी डेफिसिट। ओके, इन चारों डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम लेते हैं बजटरी डेफिसिट। बजट डेफिसिट यानी टोटल बजट का डेफिसिट, टोटल बजट यानी जिसमें गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसीट से ज़्यादा होता है। सो इट इज़ द एक्सेस ऑफ ऑल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द एंटिसिपेटेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जिसमें सरकार का अनुमानित व्यय उसकी अनुमानित प्राप्तियों से अधिक होता है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज surplus over the estimated receipts of the government, that is called the budgetary deficit, यानी budget expenditure is more than budget receipts, यानी इसमें total expenditure minus total receipts, so that is the budget deficit, यानी budget expenditure minus budget receipts भी कह सकते हो आप इसको। Second is revenue deficit, revenue deficit राजस्व घाटा। राजस्व घाटा हम किसे कहेंगे, राजस्व यानी ये सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड है। रेवेन्यू अकाउंट जो पहला लेसन था इस चैप्टर का, तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये घाटा कब होगा, यस यू आर राइट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स, सो इट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर over the revenue receipts of the government. Okay, so revenue expenditure minus revenue receipt is equal to revenue deficit. Third one is the fiscal deficit. Fiscal deficit क्या होता है, it is the excess of total expenditure over total receipts
एंड द कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी इसमें टोटल बजट एक्सपेंडिचर होता है लेकिन एक चीज़ इसमें शामिल नहीं की जाती, यानी बोरोइंग। ओके, सो यानी गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर और बोरोइंग को छोड़कर उसकी टोटल रिसीट से जितना ज़्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट। ओके, so it is the total expenditure minus total revenue receipt plus non-borrowing capital receipts. Then is the primary deficit. It is the difference between the fiscal deficit and interest payment. यानी fiscal deficit में से ये जो हमने बजट डेफिसिट में से हमने फिजिकल डेफिसिट में क्या किया था, बजट डेफिसिट में से हमने बोरविंग्स को माइनस कर दिया था। लेकिन बोरविंग्स के साथ साथ यदि हम इंटरेस्ट पेमेंट को भी बजट डेफिसिट में से माइनस कर दें, यानी बजट डेफिसिट में से दो चीज़ें माइनस कर दें, एक एक बोरविंग्स को और दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट को, यानी पेमेंट में से एक्सपेंडिचर में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें और रिसीट्स में से बोरोइंग माइनस कर दें, तो वो बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट। सो इट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट, लेकिन इनके बारे में हम अगले उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो वी शैल स्टॉप नाउ। थैंक यू।